जय हिंद साथियों, मैं अनिल जादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, एक नई पहल, नई शुरुआत, नए जोश के साथ मेरे सभी साथियों का वेलकम है आज की क्लास में। और आज की क्लास जो है वो प्रैक्टिस क्लास होने वाली है, आप लोगों को तो पता ही है। सभी को गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे भैया। आज की जो क्लास होगी, जो आपने पिछली 4 क्लासेस पढ़ी हैं, यानी कि जो एडजेक्टिव टॉपिक था, मैंने इसका ढंग से पोस्टमार्टम किया है। मतलब कि एक ही टॉपिक की 4 क्लास आप लोगों को मिल चुकी हैं। एक तो आपको मैंने बताया था कि एडजेक्टिव के 2 पार्ट बताए थे, बेसिक्स ऑफ एडजेक्टिव। दूसरी क्लास हुई थी आपकी एडजेक्टिव का एडवांस पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तीसरी क्लास आप लोगों की डिग्री की। तो डिग्री और एडजेक्टिव दोनों के जो मिक्स क्वेश्चंस हैं, कंबाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। आज की क्लास में हम ऐसे टॉप 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एडजेक्टिव और डिग्री का कॉम्बो हो सकता है, यानी कि किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है वो डिग्री बेस्ड हो सकता है वो एडजेक्टिव। तो आप लोगों को अपनी दक्षता, अपनी इंटेलिजेंस को परछाना है और उसको दिखाना है कि आपने 2-3 क्लास में क्या सीखा। ठीक है, अब तक की जो एडजेक्टिव की जो कंसेप्चुअल क्लास थी, आपने उसमें क्या सीखा, उसकी सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पर मिलने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, मैंने 15 क्वेश्चन इसलिए कराए ताकि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। सिर्फ प्रैक्टिस करना ही काम नहीं होता है, प्रैक्टिस करते करते उसको एक्सप्लेन भी करना होता है अच्छे तरीके से। तो जिसने पिछली क्लास नहीं भी अटेंड करी होगी वो भी इस क्लास को एंजॉय कर पाए, इसलिए मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। तो जल्दी से फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आपको पता ही है। कॉमन एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पर क्या होता है, एक सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, और उस सेंटेंस को 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उसमें से किसी एक पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर होती है, गलती होती है, और वो गलती ही आपको ढूंढनी होती है। और सबसे बढ़िया बात ये होगी कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मतलब वो गलती होगी या तो डिग्री की होगी या एडजेक्टिव की। तो बस आपको कुछ नहीं करना, फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में कहां पर प्रॉब्लम है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रॉब्लम होगी ही होगी, नहीं भी हो सकती है, फिर लास्ट वाला ऑप्शन होता है हमारे पास, नो एरर। तो जल्दी से फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। अगर है तो ठीक, और नहीं है तो फिर लास्ट का ऑप्शन। तो देखो, पहले इसको पढ़ ले रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है एज सूनर एज यू योर ईच पार्ट ईच द पोर्ट, ये क्या लिख दिया मैं। चलिए देखो, यहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंटेड है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो इसको सही कर लेना। यहां पर जो आर अलग हो गया ना, इसको रीच कर लेना। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। यहां पर रीच है, ये रीच और सॉरी ईच और आर अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो इसको ढंग से पढ़ना है, यहां से पढ़ना शुरू करना। एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर, मतलब आपको जल्दी जल्दी से कहां पहुंचना होगा, जो हेल्प डेस्क होती है, जो डेस्क पर ऑफिसर बैठे होते हैं, वहां तक आपको अपनी रिपोर्ट को पहुंचाने के लिए पहुंचना होगा। तो इस सेंटेंस में आपको चेक करके बताना है कहां पर प्रॉब्लम है। और सिंपल सी गलती है, बहुत ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। देखो, जब मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री की बात हो या फिर कंपैरेटिव डिग्री की बात हो तो इनको कैसे पहचानते हैं, या फिर सुपरलेटिव डिग्री की बात हो। अगर पॉजिटिव डिग्री है तो एज एज या फिर सो और एज, इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखी होती है। ठीक है, अगर गलती से भी इसके बीच में कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो वो गलत हो जाएगा। सेम चीज यहां पर देख लो, एज और एज के बीच में क्या लिखा हुआ है, सूनर, यानी कि ये गलत हो जाएगा अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ कहीं पर मिलता है तो यहां पर क्या कर दोगे भैया, एज सूनर एज की जगह पर हो जाएगा एज सून एज। बस पहले वाले पार्ट में गलती है। अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात होती तो ईआर लगा होता प्लस देन, और सुपरलेटिव डिग्री तो आपको पता है द प्लस EST। इस तरीके से हम पहचान लेते हैं। तो भैया कौन से पार्ट में गलती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से आंसर कर सकते हैं। समझ में आया ना? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर अपनी ताकत दिखाओ, कितना आपने सीखा है पिछली क्लासेस से। इसको एक बार पढ़ लो। यहां पर लिखा हुआ दिस बुक इज डिजाइंड टू इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज। इस किताब को डिजाइन किया गया है किस काम के लिए, डिजाइन करने के लिए, इंक्रीज
सॉरी डिजाइन किया गया है किस काम के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या चीज, वर्किंग नॉलेज को, ठीक है, ऑफ स्पीक एंड रिटन इंग्लिश, स्पीक एंड रिटन इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको क्लास में बताया भी है और नहीं भी बताया तो मैं यहां पर समझा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप पहले अपना आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। 10 से 20 सेकंड के बीच का समय आप लोगों का होता है और उसके बाद का समय मेरा होता है, तो जल्दी से ट्राई करके बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है मेरे भैया। देखो मैंने आपको क्लास में बताया था, एडजेक्टिव वाली क्लास में या फिर डिग्री वाली में, कहीं ना कहीं बताया होगा, नहीं बताया तो यहां पर समझ लो कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब लिखी हुई है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये भी आपका एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर लेता है। इस चीज को ध्यान से समझ लो और इसको यहां पर सेट कर लो, समझ में आया ना। आंखों में बिठा लो या दिमाग में बिठा लो, कहीं भी बिठा लो, कोई भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, सारी की सारी नहीं होती है, मैं बता रहा हूं 99.9% जितनी भी मेन वर्ब होती हैं, ज्यादातर जो पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम करती हैं, उनको आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। कुछ मेन वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी एडजेक्टिव फॉर्म अलग होती है और थर्ड फॉर्म अलग होती है, तो वहां पर अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे यहां पर जो लिखा हुआ है, जब भी हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग है ना, या फिर स्पीकिंग इंग्लिश बोलते हैं, तो स्पीकिंग इंग्लिश नहीं बोलते, वहां पर हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, स्पोकन इंग्लिश। क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पोकन जो है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इंग्लिश जो है ये आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, यानी कि नाउन। तो याद रखना एडजेक्टिव का यूज कहां पर किया जाता है, किसी भी नाउन से पहले उसको क्वालिफाई करने के लिए। सेम चीज यहां पर लिखी हुई है। इंग्लिश जो है वो कैसी है, एक तो रिटन है, तो राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, यहां तो कोई गलती है नहीं है। लेकिन एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज किए गए, एक तो रिटन और एक स्पीक, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है। तो स्पीक को एडजेक्टिव बनाने के लिए आपको इसको थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा स्पोकन। क्या हो जाएगा भैया, स्पोकन, ठीक है, स्पोकन हो जाएगा। तो गलती कहां पर होगी, फोर्थ वाले पार्ट में। आंसर भी क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलिए, तो होप मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी समझाया जा रहा है वो पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो जल्दी से फटाफट बीच बीच में थम्स अप लगाते रहना कि यस सर सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर लिखा हुआ है तेंदुलकर इज द बेस्ट, जो सचिन तेंदुलकर हैं उनकी बात हो रही, इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर बैट्समैन, जितने भी बैट्समैन हैं उन सब में से सचिन तेंदुलकर जो हैं बेस्ट हैं, ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ही प्लेज कंसंट्रेटली मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी वो खेलते हैं उनका कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल सीधा रहता है, एकदम करेक्ट रहता है, इसीलिए वो सबसे बेस्ट है। तो जल्दी से आप लोग ट्राई करके बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करके बताना है, हम लोग वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर कहां होना चाहिए। 20 सेकंड तक का समय आपका होता है, उसके बाद समय हमारा होता है, हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। चीजें समझ में आए तो बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहिएगा, थम्स अप बना दिया करो, यस सर ऑल क्लियर, यस सर ऑल क्लियर, ऐसे करके, ठीक है भाई। देखो भैया, जब बात आए किसी भी सेंटेंस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री की, किसकी आए, सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी करना, इस चीज को ध्यान में रखना। कभी भी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है तो उसके साथ गलती से भी आपको अदर वर्ड का यूज नहीं करना होता। उसका रीजन क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री में कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं होता है, वो सबसे अलग होता है, तो बाकी के लोगों की बात ही नहीं होती। तो यहां पर जो ऑल अदर लिखा हुआ है ना, इसको हटा दो, सिर्फ ऐसे बोल दो ऑल द बैट्समैन,
जितने भी बैट्समैन हैं उन सबसे बेस्ट है। जब बंदा बेस्ट है तो उसमें अदर लगाने की जरूरत है ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस में सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको अदर का प्रयोग नहीं करना है मेरे भैया। सेकंड वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आपका जो आंसर होगा वो भी सेकंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ रहा है तो मुझे बताते रहिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। नेहा इज गुड एंड मोर ब्यूटीफुल देन जूली। सिंपल क्वेश्चन होता है एक, और एक होता है सिंपल से भी सिंपल, और फिर आता है सिंपलेस्ट। जैसे आपने सुना होगा ना, एक होते हैं हरामी, एक होते हैं महारामी, फिर आते हैं ऐसे करके किसी को भी अब ताना मारना होता है तो ऐसे बोल देते, फिर आते हैं तुम, फिर आता है मेरा दोस्त, फिर आता है ये। तो इसी तरीके से एक होता है सिंपल, एक होता है बहुत ज्यादा सिंपल, फिर आता है सिंपलेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो ये वही क्वेश्चन है। नेहा इज गुड, नेहा जो है वो अच्छी है और ज्यादा ब्यूटीफुल है किससे? जूली से। तो भैया देख लो, जूली जो है और नेहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो यहां पर जो देन लगा हुआ है इससे आप पहचान सकते हैं कि कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन जब होता है तो वहां पर हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री देखो, ब्यूटीफुल की तो लिखी हुई है मोर ब्यूटीफुल, लेकिन बीच में एंड लगा हुआ है तो ये वाला एडजेक्टिव भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है चीनी नहीं होती है, बेटर होती है। ठीक है, तो कौन से वाले पार्ट में गलती हो जाएगी भैया? सेकंड वाले पार्ट में। आंसर भी फिर क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। अगर समझ में आता है तो थम्स अप बनाते चलना, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, राकेश इज गेटिंग फैट बिकॉज ही डज नॉट टेक एनी एक्सरसाइज एट ऑल। समझ में आया? राकेश जो है वो दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता है कभी भी। तो भैया एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मोटे तो होंगे। तो जल्दी से बता दो, अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो नहीं है तो फिर सेंटेंस सही होगा, लास्ट का ऑप्शन हो जाएगा। देखो भैया, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज धीरे धीरे बढ़ती है या फिर धीरे धीरे घटती है, ग्रेजुअली जब कोई चीज इंक्रीज हो या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज हो, तो वहां पर हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होता है। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है राकेश इज गेटिंग फैट, तो फैट जो है ये आपका एडजेक्टिव है। फैट का मतलब होता है दिन ब दिन मोटा होना, लेकिन मोटापा धीरे धीरे बढ़ता है या एक साथ बढ़ता है आपको पता ही है, धीरे धीरे बढ़ता है। अगर यहां पर डार्क होता, अंधेरा होना, ये अंधेरा होता है तो धीरे धीरे होता है, सर्दी बढ़ती है धीरे धीरे बढ़ती है, गर्मी होती है उजाला होता है, ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, इसीलिए इनको हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एक और बार पूछे जाते हैं, मतलब दूसरे तरीके से, वहां पर आपको दो एडजेक्टिव लिख देगा एंड से लगा के, तो वहां पर याद रखना दोनों एडजेक्टिव आपको चेंज करने होंगे। ठीक है, अभी यहां पर एक लिखा है तो इसको चेंज कर दो, फैट को कंपैरेटिव डिग्री में यूज कर दो, फैटर हो जाएगा। ठीक है, कौन से वाले पार्ट में गलती है? सेकंड वाले पार्ट में, तो फिर आंसर भी क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। राकेश इज गेटिंग फैटर बिकॉज ही डज नॉट टेक एनी एक्सरसाइज एट ऑल। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगर क्लियरली समझ में आ गया तो फटाफट से एक बार थम्स अप बनाएंगे, यस सर, ऑल क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। यहां पर लिखा हुआ ही वॉज इन हिज पोजेशन प्राइस कलेक्शन ऑफ वेरी ओल्ड कॉइन्स एंड सम एंशिएंट पेंटिंग्स। चेक करो पहले तो उसको पढ़ो, फिर समझो, फिर आंसर बताओ कि कहां पर मिस्टेक है। ही हैज इन हिज पोजेशन, उसके पास कुछ इस तरह की चीजें हैं। क्या क्या है? एक तो प्राइस कलेक्शन ऑफ वेरी ओल्ड कॉइन्स, मतलब पुराने जो कॉइन्स होते थे, पुराने सिक्के, उनका बहुत ही अमूल्य कलेक्शन है। और दूसरी चीज है उसके पास एंशिएंट पेंटिंग्स है, यानी कि प्राचीन काल की कुछ पेंटिंग्स हैं, और ये उसका पोजेशन है,
उसके पास है ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप लोग बताओ, अगर कहीं देखो थोड़ा सा ट्रिकी है और समझने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी जो पढ़ चुके हैं पहले, जिन्होंने क्लास अटेंड करी है कंसेप्चुअल क्लास, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर कोई वर्ड लिखा हो जिसमें कंफ्यूजन है कि एडजेक्टिव है या नाउन, तो कैसे पहचानते हैं, ठीक है। एक तो पहचानना होता है, दूसरा आपको उसका सही यूज करना होता है। अगर सेंटेंस में कोई नाउन है तो उसकी क्वालिफिकेशन बताने के लिए आपको एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होगा। और एडजेक्टिव को पहचानने के कई तरीके मैंने आपको बताए थे। फॉर एग्जांपल एंड, यानी कि कुछ लेटर्स चेक करके देख करके हम बता सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो वर्ड है एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। जैसे एंट लगा हो, या फिर ENT लगा हो, या फिर OUS लगा हो, IVE लगा हो, फुल लगा हो, एल, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे देख करके बता सकते हैं एडजेक्टिव। ने, सिप, एंस, एंस, इज्म, एज्म, एटी, एनसी, ये सब बताते हैं मैंने आपको नाउन पहचानने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसका जो पोजीशन है वो किस चीज, देखो आर्टिकल के बाद आपको दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक तो कलेक्शन है और एक प्राइस है। याद रखना, प्राइस का मतलब होता है मूल्य। क्या होता है? मूल्य। और यहां पर कलेक्शन जो है ये आपका होता है एकत्रण, किसी भी चीज का एकत्रण जो होता है, इकट्ठा करना, कलेक्शन। तो ये होता है आपका नाउन। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये दोनों ही नाउन है। लेकिन आर्टिकल के बाद अगर दो वर्ड दिए गए हैं और दोनों ही नाउन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो नाउन की एक साथ क्वालिटी नहीं बता सकते आप। तो डिटरमिनर के बाद दो नाउन है, दो वर्ड है, ये तो हो जाएगा नाउन। अब इस नाउन की क्वालिफिकेशन है ये, ठीक है। तो याद रखना, प्राइस जो वर्ड है ये आपका नाउन है। अगर आप इसको एडजेक्टिव में चेंज करना चाहते हैं तब तो हो जाएगा सही। लेकिन एडजेक्टिव में सर कैसे चेंज करते हैं प्राइस का? जैसे इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव और इंटेलिजेंस नाउन। ऐसे ही प्राइस नाउन होता है और प्रीसियस जो होता है, प्रीसियस, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। लास्ट में देख लो OUS लगा हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपको यहां पर प्राइस को हटा करके क्या कर देना है? प्रीसियस कर देना, जिसका मतलब होता है अमूल्य। क्या होता है? अमूल्य होता है। आया समझ में? बहुत बढ़िया, चलिए वेल डन। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। कौन से वाले पार्ट में गलती होगी? सी पार्ट में। आंसर भी फिर थर्ड हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पर, ऑल रिन्यू लाइसेंसेस, जितने भी लाइसेंस हैं, उस जो नए लाइसेंस है दोबारा से नए बनाए जाते हैं, मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर आफ्टर पेइंग द फीस। मतलब जितने भी नए जो दोबारा से नए बनाए गए हैं लाइसेंस, उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं कैशियर काउंटर से, ठीक है, और आफ्टर पेइंग द फीस, मतलब फीस पे करने के बाद। तो जल्दी से चेक करके बताएंगे यहां पर प्रॉब्लम क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। और बताइए जल्दी से मुझे आंसर करके, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है और हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल, ये जो होते हैं दोनों एक जैसा काम कर जाते हैं। मतलब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये भी आपका एडजेक्टिव का काम कर लेती है। तो यहां पर जो लाइसेंस है ये आपका नाउन हो जाएगा। इससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? एडजेक्टिव, ठीक है भैया। और एडजेक्टिव जो है, रिन्यू जो है, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप इसको एडजेक्टिव में चेंज करना चाहते हैं तो रिन्यूड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिन्यूड। मतलब कि कौन से वाले पार्ट में गलती हो जाएगी? फर्स्ट पार्ट में। तो आंसर भी फिर आपका क्या हो जाएगा भैया? फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर भाई? वेरी गुड। अगर क्लियर है थम्स अप बनाते रहिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक और लिखा हुआ है, साधनाज परफॉर्मेंस, साधना का परफॉर्मेंस इन द ड्रामा, जो ड्रामा हुआ था, नाटक वाटक होते हैं, वॉज बेस्ट देन सुनीताज, बढ़िया था किससे? सुनीता के से, बट नॉट एज गुड एज निकिता, लेकिन निकिता से थोड़ा सा कम था। निकिता के जैसा नहीं था, बाकी सुनीता से अच्छा था। क्या चीज? उसके ड्रामा का परफॉर्मेंस। सिंपल सा है, आराम से आप देख करके भी आंसर कर सकते हैं तुरंत।
ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, जल्दी से बताइए फटाफट से। देखो आपको अपनी फॉर्मेलिटी मुझे तो अपनी करनी है, क्योंकि जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा उसको भी समझ में आना चाहिए, जिसने नहीं पढ़ा है पहले कभी उसको भी समझ में आना चाहिए, और जिसने पढ़ रखा है वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है भाई, और अगर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन सीखते रहिए, रिवाइज हो जाएगा, और नहीं आता है उसको भी सिखाने का हमने जिम्मा लिया है। तो देखो जब भी बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो वहां पर आपको देन जरूर मिलेगा, और अगर जहां पर देन मिलेगा फिर वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का होना कंपलसरी हो जाता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है देन मतलब कंपैरेटिव डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन यहां पर उसने दे रखी है सुपरलेटिव डिग्री। उसकी हिंट तो समझो, इससे पहले द नहीं लगा, यही समस्या है। अगर यहां पर द नहीं लगा, समझ लो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री तो आनी नहीं है, उसने पहले से ही हटा के रखा है, क्योंकि पता है हम लोग इसको क्या कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज। और क्यों करेंगे वो तो आपको रीजन पता ही है। कौन से वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, ड्रामा वॉज बेटर देन हो जाएगा, ठीक है, बेस्ट की जगह। तो आंसर जो होगा आपका सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ इन आर एरिया, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, द जर्नी बाय बस, मतलब बस के द्वारा जो जर्नी की जाती है, इज क्विक एंड सेफ, जो कि क्विक भी होती है मतलब जल्दी भी पहुंच जाते हैं, और सेफ भी होती है, देन बाय ट्रेन, अपेक्षाकृत ट्रेन के। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करवाना है मेरे से, या फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सिंपल जो क्वेश्चन अभी से जस्ट पहले मैंने आपको समझाया सेम वही क्वेश्चन है और उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरा समय मिलेगा सोचने और समझने और आंसर करने का। तो जल्दी से 15 से 20 सेकंड आप लोगों के हैं, टेक योर टाइम मेरे बाबू, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट बताएंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है। बहुत बढ़िया, चलो देख लेते हैं। यहां पर वर्ब खत्म होगी, अब इसके बाद में आपका तांडव शुरू होता है। तो देख लो तांडव किस तरीके से शुरू हो रहा है। देन फिर से मिल गया, अभी अभी बताया था, जहां पर देन वहां पर कंपेयर डिग्री जरूर होगी। तो उससे पहले देखो, एक तो सेफ है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, दूसरा क्विक है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, और इन दोनों को एंड से जोड़ दिया तो दोनों ही एडजेक्टिव, आगे देन लगा हुआ है, तो दोनों को आपको कंपेयर डिग्री में यूज करना होगा। क्विक को कर देना क्विकर, और सेफ को कर देना सेफर। ठीक है भैया, क्विकर एंड सेफर देन बाय ट्रेन, इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट होगा। कौन से वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, थर्ड वाले में। आंसर क्या हो जाएगा भैया, थर्ड। समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर बाबू? चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर लिखा हुआ है ऑल सेड एंड डन, इट इज द बेसिक वैल्यूज दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंस एंड हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। बताइए जल्दी से फटाफट क्या इसका आंसर होगा। ऑल सेड एंड डन, सबने कहा और किया, इट इज द बेसिक वैल्यूज दैट, ये बहुत ही बेसिक वैल्यूज है कि आर मोस्ट इंपॉर्टेंस, बताओ। देखो मैं बता देता हूं यहां पर क्या प्रॉब्लम है, सेम गलती है। इससे पहले वाले 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हमें पहचानना हो कि ये एडजेक्टिव है या फिर नाउन है, एक चीज तो आपको इस तरह की गलती मिल सकती है, दूसरी गलती आपको मिल सकती है कि यहां पर नाउन यूज होगा या फिर एडजेक्टिव, दोनों में से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो यहां पर मेरे भाई, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट, और मोस्ट के बाद में ये क्या है, डैश, तो हेल्प यू। अब देखो यहां पर लिखा हुआ दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंस, तो आपको सुनने में लग रहा होगा कि यहां पर क्या यूज होना चाहिए, यहां पर एडजेक्टिव यूज होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट भी एडजेक्टिव है। और ये किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, जो भी चीजें कही गई हैं वैल्यूज की, बेसिक वैल्यूज की, दैट इट इज द बेसिक वैल्यूज दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ए एन टी कर देना है, ए एन सी को हटा करके, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, जो कि आपके लिए मदद करेगी कहां पर, लंबे रास्ते के लिए, लंबी दौड़ के लिए। तो कौन से पार्ट में गलती है, थर्ड वाले पार्ट में गलती है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो अगला,
एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री, मतलब पिछली साल के कंपैरिजन में, तुलना में, द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब इस फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब संतुष्टिपूर्ण नहीं है जिससे संतुष्टि मिल सके। तो ट्राई करके बताएंगे क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है यहां पर। अगर आ रही है तो वो भी बता दो, नहीं आ रही है तो फिर लास्ट का ऑप्शन हमारे पास होता ही है भाई। बताओ सभी लोग फटाफट से। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, लेकिन मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा, इस चीज की गारंटी देता हूं। ठीक है भाई, बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपना दिमाग खपाओ, क्योंकि अगर ऐसे ही बना रहा तो ये दिमाग दर्द करना शुरू कर देगा और फालतू की चीजों को कलेक्ट करना शुरू करने का। दिमाग चलाओ, इसको दौड़ाओ, इसको भगाओ, लेकिन सही डायरेक्शन में इसको डायरेक्ट करते रहो। जैसे फिल्म डायरेक्टर होते ना, डायरेक्ट करते हैं, ऐसे ही आप लोग भी अपने दिमाग को डायरेक्ट करते रहो बढ़िया रास्ते पे, एकदम जबरदस्त रास्ते पे। देखिए, एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर, ये कह रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में द प्रोडक्शन ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब पिछली उसकी बात कर रहा है। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ, लास्ट ईयर द प्रोडक्शन, देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां से शुरू करते हैं। विद, एज कंपेयर्ड, यहां पर हो रहा है कंपैरिजन, जैसे कंपेयर्ड वर्ड नजर आया तो यहां पर हो रहा है कंपैरिजन, मतलब किसका कंपैरिजन कर रहा है? एक फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्शन है, एक इस साल का और एक पिछले साल का। तो पिछले साल में जो प्रोडक्शन हुआ था आज के साल से ज्यादा हुआ था, तो एक ही फैक्ट्री के दो प्रोडक्शन की बात कर रहा है, एक तो पिछले साल की और एक इस साल की, तो दोनों साल के जो प्रोडक्शन है उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो याद रखना, कंपेयर्ड विद के जस्ट बाद आपको प्रोडक्शन ही लिखना है, लास्ट ईयर नहीं लिखना है। लास्ट ईयर का कंपैरिजन थोड़ा ना कर रहे हो, यहां पर आपको प्रोडक्शन लिखना होगा, एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन। किसके कंपैरिजन में? प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। तो लास्ट ईयर को हटाओ पहले, तो यहां पर लिखो द प्रोडक्शन। समझना थोड़ा सा मेरे ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं इसको समझो। यहां पर लिखना है एज कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। अब किसके प्रोडक्शन के में? लास्ट ईयर के। तो यहां पर लिखना है आपको लास्ट ईयर, ऑफ लास्ट ईयर, ऐसे लिखना है द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर, मतलब कहने का लास्ट ईयर यहां से हटा करके इधर कर देना है, प्रोडक्शन को इधर लिखना है, द प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर ऑफ दिस फैक्ट्री। अब बात आ रही है इस फैक्ट्री के लास्ट ईयर के प्रोडक्शन की अपेक्षा में इस जो प्रोडक्शन हुआ है ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मतलब कि असंतुष्ट है, असंतुष्टिपूर्ण है। समझ में आया मेरे भाई? तो इसका जो सीक्वेंस है इसी को सही करना है। मुझे तो नहीं लगता कि सेकंड पार्ट के अलावा कहीं पर कोई गलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। ठीक है भैया, इज दैट क्लियर और नॉट? मुझे बताते रहिएगा, और अगर क्लियर हो रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इन द मीटिंग हेल्ड लास्ट मंथ, मीटिंग में जो कि रखी गई थी पिछले मंथ, ऑल अदर मेंबर्स, बाकी के जितने मेंबर्स हैं, वर प्रेजेंट एक्सेप्ट राकेश, केवल राकेश को छोड़कर के सारे मेंबर्स जो थे वो क्या थे? प्रेजेंट थे। तो जल्दी से ट्राई करेंगे, आपके पास समय है 20 सेकंड का। टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट, थोड़ा सा फास्ट बताइए। बताते रहे भैया, बताते रहे आंसर। चलिए, समय हो गया, यहां से शुरुआत करते हैं। इन द मीटिंग हेल्ड लास्ट मंथ, जो मीटिंग लास्ट मंथ रखी गई थी उसमें ऑल अदर मेंबर्स, बाकी सारे मेंबर्स वर प्रेजेंट थे, एक्सेप्ट राकेश, राकेश को छोड़कर।
तो जब कहीं पर कोई गलती नजर ही नहीं आ रही है तो फिर जरूर थोड़ा उसमें जबरदस्ती गलतियां ढूंढनी है। गलतियां सिर्फ ढूंढनी होती है, अपनी तरफ से नहीं बनानी होती। मैंने आपको कई बार बता भी दिया है। तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलत भी होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चन आंसर ढूंढना ही ढूंढना है, मतलब गलती ढूंढनी है। ठीक है, सही भी हो सकता है। भैया क्वेश्चन इतना अत्याचार ना करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा, नो एरर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा नो एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर लिखा हुआ है वी हैव बीन ट्राइंग, हम लोग ट्राई कर रहे हैं टू इरेडिकेट, समाप्त करने या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं पॉवर्टी, गरीबी को। बट आवर एफर्ट्स हैव गॉट ओनली लिमिट सक्सेस, लेकिन जो हमारे एफर्ट्स हैं इनको बहुत ही कम, कुछ सीमित ही सफलता प्राप्त हो रही है हमारे एफर्ट्स को। तो ट्राई करिए जल्दी से और मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। अगर नहीं है तो फिर लास्ट का ऑप्शन हमारे पास है नो एरर। सभी लोग ट्राई करके मुझे बताते रहे। 20 सेकंड का समय आप लोगों के पास है। टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक साइड में इसीलिए हो जाता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे और आप अच्छे से उसको पढ़ के आंसर कर पाओ। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या प्रॉब्लम है। वी हैव बीन ट्राइंग, हम ट्राई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं टू इरेडिकेट, समाप्त करने की, किस चीज को? पॉवर्टी को। बट आवर एफर्ट्स हैव गॉट, जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं उनको क्या मिला है? ओनली लिमिट सक्सेस। मेरे भाई लिमिट सक्सेस नहीं होता है, लिमिटेड सक्सेस होता है, क्योंकि सक्सेस जो है ये आपका नाउन है और ये जो है आपका एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव ऐसे लिखोगे तो लिमिट तो एक वर्ब हो जाएगी, तो आपको क्या करना होगा? लिमिट की जगह लिमिटेड करना होगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म ही हमारा एडजेक्टिव का काम करती है। पास्ट पार्टिसिपल फोर्थ वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर भी फिर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है भाई, वेल डन, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो अगर ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियरली समझ में आया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही इज सो लेजी। मेरे भाई आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो। अगर आपको उसका आंसर करना है तो पहले उसको पढ़ना होगा अच्छे से, फिर ही उसका आंसर करना होगा। ही इज सो लेजी दैट ही टॉक्स अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। ही इज सो लेजी, वो बहुत ज्यादा लेजी है। दैट कि he takes a large number of time to complete such a small piece of work। एक छोटे से काम को करने के लिए समय ही समय लेता है, बहुत ज्यादा समय लेता है, बड़ी मात्रा में समय लेता है। तो जल्दी से मुझे ट्राई करके बताओ। और सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगा करके, रूल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, रूल फिट नहीं हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जल्दी से बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। अगर है तो, नहीं है तो फिर एक और कंफ्यूज करने वाला सबसे बड़ी दुनिया की चीज है नो एरर। ये हमें बड़ा कंफ्यूज करती रहती है। बताए, समय आपका है आपके पास, जल्दी बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। जब बात हो किसी सेंटेंस में टाइम की मेरे भाई, तो टाइम जो होता है ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो फिर इससे पहले आपको कभी भी नंबर का यूज नहीं करना होता। ठीक है, नंबर। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ, क्या लिखा हुआ भैया? अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। तो भैया टाइम जो है इससे पहले आपको नंबर तो नहीं लगाना और इससे पहले लार्ज भी नहीं लगाना, क्योंकि नंबर जब नहीं आएगा तो फिर लार्ज भी नहीं आएगा। तो आपको फिर क्या लगाना है? जब ज्यादा समय लेता है तो अ लॉट ऑफ टाइम बोल सकते हैं। अ तो है ये, वहां पर लॉट ऑफ टाइम बोल सकते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अ लार्ज नंबर की जगह अ लॉट ऑफ टाइम कर देना है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अगर आप लोगों का बिल्कुल क्लियरली है, मतलब क्लियर आंसर है, आपका भी मैच कर रहा है, तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। और सभी लोगों के जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो सॉल्व होने के बाद आप लोगों को यह भी मुझे बताना है एक्यूरेसी कि आपके कितने गलत हुए और कितने सही हुए। आपने जितने भी तुक्के वुक्के मार के सही किए उन सारे के सारे रिकॉर्ड मुझे देना है कि सर मेरे इतने सही थे और इतने गलत थे। अब बढ़ते हैं आपके अगले नेक्स्ट एंड लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। यहां पर पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसका आंसर करिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग जुड़े रहिएगा, मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं, ठीक है, इसी के अंदर, तो ये भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। नो स्टेशन ऑन दिस सेक्टर ऑफ द रेलवे। ये जो रेलवे का इधर वाला सेक्टर है इस पर कोई भी स्टेशन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं, ध्यान रखना। इज एज मॉडर्न एज
एज मॉडर्न एंड क्लीन एज दिस स्टेशन। देखो ये जो स्टेशन है हमारे इस पूरे एरिया में, सेक्टर में, ये जो स्टेशन है इसके जैसा कोई दूसरा स्टेशन नहीं है, कोई भी दूसरा स्टेशन नहीं है इतना स्वच्छ और इतना मॉडर्न, इतना नया और इतना स्वच्छ नहीं है। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है हिंदी में, ये इसका एक्चुअल स्टेटमेंट, इसका एक्चुअल मीनिंग होना चाहिए, लेकिन इसका मीनिंग कुछ और ही है। इसका मीनिंग मेरे भाई क्या है पता है? नो स्टेशन मतलब कोई भी स्टेशन नहीं है, कोई भी स्टेशन नहीं है। ये मैं आपको पहले क्लास में बता भी चुका हूं, कोई भी स्टेशन नहीं है, कोई भी लड़का नहीं है। जब कोई लड़का नहीं है तो फिर आगे किसी का नाम नहीं होना चाहिए, कोई स्टेशन नहीं है तो फिर आगे किसी का भी नाम नहीं होना चाहिए। जबकि यहां पर बोल दिया उसने दिस स्टेशन, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई स्टेशन ना हो। सारे स्टेशन में से ऐसे बोल सकते हैं कोई दूसरा स्टेशन नहीं, मतलब ये वाला स्टेशन है। अगर आपने ऐसे बोल दिया नो स्टेशन मतलब कोई सा भी स्टेशन स्वच्छ और मॉडर्न है ही नहीं, तो फिर आगे वाला कैसे हो गया? अगर आगे वाला है तो फिर यहां पर नो स्टेशन नहीं होगा। तो याद रखें ये वाला जो स्टेशन है इसको छोड़कर बाकी कोई दूसरा स्टेशन नहीं है। तो यहां पर आपको नो स्टेशन को हटा करके नो अदर स्टेशन करना होगा, तभी ये सेंटेंस सही हो पाएगा। नो अदर स्टेशन मतलब कोई भी अन्य स्टेशन नो स्टेशन की जगह आपको क्या करना भैया? नो अदर स्टेशन करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में गलती हो जाएगी, आंसर भी फिर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है ये? ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो ये है आपकी आज की क्लास के ऐसे टॉप 15 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से इनको समझ लिया है और अच्छे तरीके से आपने इनको एंजॉय किया है। तो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और अगर सभी को सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए हैं, सारे के सारे आपके कंसेप्चुअल क्लास से रिलेट करते हैं और कुछ न कुछ नया मिलता है मेरी क्लास में, तो फटाफट से इस क्लास का रिस्पॉन्स मुझे छोड़ दीजिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।